हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 4 अगस्त का अपने सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। स्ट्राइक 3 इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है ट्रंप की जेल जाने की संभावनाओं पे। और अगर ट्रंप जेल चले गए और जेल से इलेक्शन लड़ गए और लड़के जीत भी गए तो अमेरिका की कितनी किरकिरी हो सकती है पूरी दुनिया में। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कहानी की तरह इसको प्रोसेस करेंगे। जल्दी से अपना क्विज़ देख लो आज का। आर्टिकल भी आसान है, क्विज़ भी आसान है। बस सिर्फ जो आप ट्रांसलेशन के चक्कर में मत रह जाना। साथ साथ में ग्रामर को लेना, कॉम्प्रिहेंशन को लेना, वोकैब को लेना। 6 में से 7 में से 7 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। इस क्विज़ को अपने क्लास के लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताऊं ज़रूर से दिमाग में बिठाना ताकि क्विज़ पे आप अप्लाई कर सको। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, जो बच्चे क्लासेस में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब रेगुलरिटी आपकी बनेगी तभी इन क्लासेस का फ़ायदा ले पाएंगे। कह रहे जी स्ट्राइक 3। देखिए, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला या चोट। 3 मतलब होता है 3। तीसरा हमला डोनाल्ड ट्रंप पे अब हो चुका है। तीसरी बार इस आदमी को फिर से कोर्ट में घसीटा गया है। इस आदमी को फिर से जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। गलत काम इन्होंने किए होंगे ऑफकोर्स, लेकिन कोशिश तीसरी बार है इनको जेल में डालने की। ऑन द ट्रंप इंडाइटमेंट बात हो रही है ट्रंप के इंडाइटमेंट की। इंडाइटमेंट नाम का वर्ड आपको 2-3 दिन पहले आया था, तब भी बताया था। किसी इंसान पे औपचारिक तौर पे, ऑफिशियली किसी इंसान पे आरोप लगाना। एक तो आपने यूं बोल दिया कि इसने ये किया है, और एक किसी इंसान को पकड़ के कोर्ट में लेके गए। फिर जो है जज साहब के सामने चार्जशीट पढ़ के बताया गया कि आप पे ये आरोप है। तो जब चार्जशीट पढ़ के किसी इंसान के ऊपर आरोप लगाया जाता है अदालत के अंदर, कानून के किसी भी, समझ गए ना, कोर्ट के अंदर, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब ये है उस आदमी पे केस की सुनवाई अब शुरू हो जाएगी। कह रहे ट्रंप के इंडाइटमेंट की बात हो रही है, तीसरी बार इन पे नया केस जो है चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द यूएस इज विटनेसिंग एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्टोरेट। कह रहे हैं अमेरिका जो है विटनेस कर रहा है। विटनेस करना यानी किसी चीज़ का साक्षी बनना, गवाह बनना। कह रहे हैं अमेरिका साक्षी है या गवाह है बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। एक तरफ जब आप झुक जाते हो ना, एक पार्टी की तरफ, एक एथनिसिटी या एक विचारधारा की तरफ, और उस विचारधारा के लिए मरने मारने जान देने की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कह रहे हैं अमेरिका जो है एक्सट्रीम लेवल ऑफ राजनीतिक ध्रुवीकरण की तरफ झुक रहा है, विटनेस कर रहा है। और ये हो रहा है पोलराइजेशन वहाँ के इलेक्टोरेट का, वहाँ के वोटर्स का। इलेक्टोरेट मतलब किसी भी एरिया के सभी वोटर्स का ग्रुप ऑफ द वोटर्स। चलिए सिंपल सेंटेंस, यूएस इज योर सब्जेक्ट, इज विटनेसिंग इसकी वर्ब है। पोलराइजेशन आपको आपने समझा दिया। आपको ध्रुवीकरण को बोलते हैं हिंदी में, इसको आप अंग्रेजी के अंदर सेग्रीगेशन या डिवीज़न भी बोल सकते हैं। जब भी पोलराइजेशन होगा समाज में दरार आ जाएगी, डिवीज़न आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो है एक तरफ झुके होंगे, कुछ जो है दूसरी तरफ झुके होंगे, है ना। इलेक्टोरेट नाम के वर्ड की तरफ नज़र डालेंगे। देखिए, इलेक्शन तो आप जानते ही हैं। इलेक्शन का मतलब होता है वोटिंग या पोलिंग। इलेक्शन को आप बैलेट भी बोल सकते हैं या वोट को आप बैलेट भी बोल सकते हैं। सिंपल सा वर्ड है बैलेट, ठीक है। यहीं से वर्ड बनता है इलेक्टर या इलेक्टोरेट। इलेक्टर या इलेक्टोरेट। जो लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टर या इलेक्टोरेट। इलेक्टर मतलब एक सिंगल वोटर। इलेक्टोरेट का मतलब होता है सभी वोटर्स का ग्रुप। किसी एरिया में 1000 घर हैं, 1000 घरों में 2000 वोटर्स हैं, तो आप बोलेंगे भैया इस एरिया में 2000 का इलेक्टोरेट है। समझ गए। इलेक्टोरेट वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र। मान लीजिए आपके ज़िले के अंदर 4 जो है निर्वाचन क्षेत्र हैं, 4 एमएलए की सीट्स हैं, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे 4 इलेक्टोरेट्स हैं या 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये ड्यूअल मीनिंग वाला वर्ड है, दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करें। चलिए, ये तीनों वर्ड्स तो कॉमन है। चौथा जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ आज, वोटिंग के राइट को क्या बोलते हैं? द राइट टू वोट, इसको अंग्रेजी में वन वर्ड की भाषा में क्या बोला जाता है? इसके लिए 2 वन वर्ड्स हैं। जिन बच्चों को आते हैं कमेंट्स में डालो, जिनको नहीं आते हैं गूगल पे सर्च करो। थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा आपको आते हैं या नहीं आते। बढ़े आगे, चलो डालना कमेंट्स में। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने बिना रुके इसको पढ़ पाएँ। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें।
और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की स्ट्राइक 3 की। शुरू करेंगे अपने स्टेम फ्रॉम से। स्टेम फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से ओरिजिनेट या इमर्ज होना, उभर करके या निकल करके आना। द पैंडमिक हैज़ स्टेम फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक जो है उसने स्टेम फ्रॉम किया है, और कहाँ से उभर करके आई है वो, नेग्लिजेंस से, यानी लापरवाही से चाइना की। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसनेस। तो कोई भी चीज़ जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से वो स्टेम फ्रॉम होती है। स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम। देख रहे हो, सभी सिनोनिम्स एक दूसरे के, और सबके बाद में फ्रॉम लगता है। सिनोनिम्स के बीच का डिफरेंस करना मैंने आपको पिक्चर्स मेथड से जो है सिखाना शुरू कर दिया है। 2 क्लासेस जो आ चुकी हैं वोकैब सफारी की, ज़रूर से उनको रिफ़र करें। मेरे ख्याल से इस तरीके से ना आपने सीखा होगा और ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पे सीखोगे। पूरा भरपूर फ़ायदा लेना है वोकैब सफारी सीरीज़ का। वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास आपको सैटरडे को मिल जाएगी। चलिए अगला वर्ड अपने पास जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है दोराया या तिराया या टर्निंग पॉइंट। जहाँ से चीज़ें जो है मोड़ लेती हैं उसको बोलते हैं जंक्चर। जैसे आपने अभी कॉलेज किया और कॉलेज करके अब आप जॉब की तलाश कर रहे हो, तो आप एक क्रिटिकल जंक्चर पे हो। अच्छी जॉब मिल गई तो अच्छा करियर मिल जाएगा, ठीक ठाक जॉब मिली तो ठीक ठाक करियर, नहीं मिली तो कोई करियर ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना। एक दोराया तिराया मोड़ कहलाता है जंक्चर। अच्छा वर्ड है ये। द बैटल हैज़ रीच्ड अ क्रूशियल जंक्चर। बैटल जो है रीच कर चुकी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे, टर्निंग पॉइंट पे या मोड़ पे। इसको क्रॉस रोड्स भी बोला जा सकता है जंक्शन नाम के वर्ड को। क्रॉस रोड का मतलब होता है ऐसा एरिया या ऐसा प्लेस जहाँ पे क्रॉस करती हैं रोड्स, सर्कल सा बनता है ना, उसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स। अगला वर्ड है अपना वेंडलिज्म। देखिए वेंडलिज्म बना है वेंडल नाम के वर्ड से, वेंडल नाम के वर्ड से। और वेंडल वर्ड होता है, वो वेंडल जो आदमी होता है वो करता है वेंडलाइज। मतलब क्या है इसका मालूम है आपको? वेंडल है एक ऐसा आदमी जो तोड़ फोड़ करता है सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की। बस ऐसे ही किसी की गाड़ी की आग लगा दी, ऐसे ही किसी के घर पे कीचड़ उछाल दिया, है ना, ऐसे ही कोई चीज़ को सड़क पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई माइलस्टोन लगा हुआ है, उसको तोड़ के भाग गया, तो ये वेंडल होता है। इस तरह का आदमी वेंडलिज्म होता है इसका, ये जो है कायरता भरा एक्ट। और वेंडलाइज जो है ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है या इस वर्ब को बोला जाता है। अगर आप ऐसे सब काम कर रहे हैं तो आप वेंडलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रॉपर्टी को। द पुलिस हैव फॉर्म्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू डील विद राइजिंग वेंडलिज्म एंड आर्सन इन द सिटी। पुलिस ने फॉर्म किया है एक स्पेशल टास्क फोर्स को, एसटीएफ को, ताकि डील विद किया जा सके, निपटा जा सके बढ़ते हुए वेंडलिज्म और आर्सन के साथ शहर में। वेंडलिज्म मतलब तोड़फोड़, आर्सन का मतलब होता है आगजनी। आगजनी समझते हैं ना, आग लगा देना किसी भी चीज़ को आर्सन बोलते हैं। इसको होलीगनिज्म भी बोला जाता है। होलीगनिज्म का मतलब होता है जी दादागिरी या बदमाशी, ऐसा समझ लो। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, सेकंड लास्ट, इन टेंडम। एक्चुअल में एक एडवर्बियल फ्रेज है। टेंडम वो वाली बाइसाइकिल होती है जिसपे एक से ज़्यादा लोग चलाते हैं। जिस साइकिल को देखो, जनरली साइकिल कैसी होती है, आप इसके ऊपर बैठोगे और 2 टायर्स होंगे, है ना। लेकिन टेंडम वो स्पेशल बाइसाइकिल होती है जिसमें 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी और पता नहीं कितने आदमी बैठते हैं, और नीचे उन सभी के टायर्स होते हैं। और सभी लोग कैसे चलाते हैं उस साइकिल को? आपसी कोऑपरेशन के साथ। अगर आप इन टेंडम किसी काम को कर रहे हैं तो जैसे उस साइकिल में कोऑपरेशन चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है, वैसे ही आप क्लोज कोऑपरेशन में किसी काम को कर रहे हैं। टेंडम नाम की इस मल्टीपल पीपल से चलने वाली बाइसिकल से इस फ्रेज को आप कनेक्ट करके रखना है। द वर्ल्ड्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर वर्किंग इन टेंडम टू फिगर आउट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वायरस।
दुनिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं क्लोज कोऑपरेशन में काम कर रही हैं ताकि वो फिगर आउट कर सकें, जान सकें कोरोना वायरस के ओरिजिन को, कोरोना वायरस के सोर्स को, कहाँ से वायरस आया था। इन टेंडम काम कर रही हैं, क्लोज कोऑपरेशन में काम कर रही हैं। टेंडम को इन कॉन्सर्ट विद या कलेक्टिवली भी बोल सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज है। आज इन कॉन्सर्ट विद नाम का फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना कोहर्ट। देखिए कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलरिटी है चीज़ों के अंदर। जैसे आपने ग्रुप बना दिया बच्चों का, वो तो होगा द ग्रुप ऑफ किड्स। लेकिन कोहर्ट वो होगा जिसमें सभी बच्चे एक ही एज ग्रुप के होंगे, 4 से लेकर के 6 ईयर के। समझ पाए ना? तो जब 4 से लेकर के 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों का आप ग्रुप बनाएंगे तो आप उस ग्रुप को बोलने लगेंगे कोहर्ट। इसमें बस ग्रुप में कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, चाहे एज की, प्रोफेशन की या किसी भी फीचर के आधार पे। द इनिशियल कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स हैव सेफली रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज। जो इनिशियल ग्रुप था पेशेंट्स का वो सेफली रिकवर कर चुका है इस बीमारी से। कोहर्ट का मतलब क्या है? ये पेशेंट्स जो हैं एक ही तरह के होंगे, या तो इनकी एज बराबर होगी या इनके बॉडी स्ट्रक्चर बराबर होगा, कुछ ना कुछ इनमें बराबर या सिमिलर होने वाला है। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, इसको कंटिंजेंट, डेलीगेशन या रेजिमेंट भी बोलते हैं। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार अब कोर्ट में सजा होने के चांसेज हैं। 2 अलग केस तो चल ही रहे हैं जो मोटे केस हैं जिनमें सजा उनको होने वाली है या हो सकती है, अब ये तीसरा और शुरू हो गया। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जैसे जैसे होगा ना, अमेरिका में उतनी ही हेट और नफरत बढ़ेगी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। और अल्टीमेटली अगर ट्रंप के ऊपर कोई केस लग गया और लगने के बाद में वो केस में हार भी गए और ट्रंप जो है इलेक्शन भी लड़ गए, जो कि हो सकता है अमेरिका में पॉसिबल है, तो वहाँ बड़ी किरकिरी होने वाली है अमेरिकन समाज की, वहाँ की पॉलिटिक्स की। जेल से अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका को चलाने वाला है। हमारा आर्टिकल इस पूरे मामले को लेकर के एनालाइज कर रहा है और साथ में कंसर्न भी है। एनालिटिकल और कंसर्न टोन में इस आर्टिकल को इसने लिखा है। कंसर्न ये है कि वहाँ के समाज का क्या होगा, वहाँ के पॉलिटिकल जो है स्ट्रक्चर का क्या होगा। कंसर्न समझते हैं ना आप, किसी चीज़ के लिए चिंता जो है जाहिर करना। चलिए सिंपल सा ये आर्टिकल है, अब जल्दी से इसको शुरू करते हैं। कह रहा है जी, आफ्टर फेसिंग प्रायर चार्जेस रिलेटिंग टू हश मनी पेड टू कवर अप एन अफेयर and the illegal retention of top secret documents, former US President Donald Trump has been indicted for the third time। जो कहानी है वो आपको इसने बता दी। कह रहा है जी, फेस कर लेने के बाद में पहले से लगे हुए चार्जेस को, प्रायर चार्जेस को, और किससे जो जुड़े हुए हैं हश मनी से। हश मनी मतलब चुप रहने की मनी, या चुप करके दी गई मनी, छुपा करके दी गई पैसा, जो पेड किया गया था कवर अप करने के लिए, छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए एक अफेयर को, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को। और दूसरा जो चार्जेस था वो है इलीगल रिटेंशन का, गैर कानूनी तरीके से अपने पास पकड़े रखने का टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को। कह रहा है जब इन दोनों के चार्जेस इन पे लग गए, इन दोनों पे इनको कोर्ट में घसीट लिया गया। कह रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद में, आफ्टर फेसिंग दीज चार्जेस, हुआ क्या? जो यूएस प्रेसिडेंट है फॉर्मर डोनाल्ड ट्रंप, इस बार उनको इंडाइट किया गया है, फिर से कोर्ट में घसीट करके आरोप लगाया गया है, थर्ड टाइम जो है, तीसरी दफ़ा। तो स्ट्राइक 3 हुई है इन पे, तीसरा बड़ा केस इन पे लग गया है, तीसरे बड़े केस में इनको सजा होने वाली है। देख करके ये लगता है कि सजा हो ही जाएगी, है ना। डोनाल्ड ट्रंप आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इंडाइटेड इसकी वर्ब है। हश मनी क्या होती है? चुप रहने की मनी, या इसको आप ब्राइब बोल सकते हैं। मैंने कुछ गलत काम किया और आपको पता है, तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा कि भैया चुप रहना, पैसे पकड़, अपना जो है मुंह बंद रखना, तो इसको अंग्रेजी में हश मनी बोल देते हैं। कवर अप करना आप जानते ही हैं, वो कैब सीरीज़ फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। जब भी आप किसी गलत काम को, किसी गलत गुनाह को इन्वेस्टिगेशन में जाने से रोकते हैं तो आप उसको कवर अप करते हैं, है ना, उसको दुनिया से आप छुपाने की कोशिश करते हैं। पेपर ओवर करना, कवर अप करना, डिस्गाइज, क्लोक, सारे वर्ड्स आप जानते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। कंसील, है ना। रिटेंशन मतलब किसी चीज़ को रिटेन करके या पकड़ करके रखना। ट्रंप पे यहाँ पे पूरा आरोप यह लगा है कि इन्होंने एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस, या यूँ कह दें ऑलमोस्ट वो पॉर्न स्टार हैं, उन पॉर्न स्टार से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया। और जब इनको प्रेसिडेंट बनना हुआ तो इन्होंने पॉर्न स्टार को कुछ पैसे दिए कि आप चुप रहना, किसी को बताना मत कि हमारा आपसी संबंध है। लेकिन दिक्कत पता क्या है? पैसे आपने दिए थे, आपका रिलेशन भी था, ये आपकी पर्सनल बात है। दिक्कत ये है कि ये जो पैसा है ना, ये सरकारी पैसा है। प्रेसिडेंट बनने के बाद में पब्लिक मनी को यूज़ कर करके अपने जो है अफेयर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो उल्टा पड़ गया ये केस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द मोस्ट रिसेंट फेलोनी चार्जेस स्टेम फ्रॉम एलिगेशंस दैट ही सॉट टू ब्लॉक
द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय सीकिंग टू ओवरटर्न द रिजल्ट्स ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहे जी जो मोस्ट रिसेंट फेलनी चार्जेस हैं, फेलनी का मतलब होता है गंभीर क्राइम, चार्जेस का मतलब है आरोप। सबसे जो रिसेंट वाला गंभीर आरोप उन पे लगे हैं वो स्टेम फ्रॉम करते हैं, निकल करके आते हैं उन एलिगेशन से, उन आरोपों से कि इन्होंने कोशिश की, इन्होंने सॉर्ट किया, सीख की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, किसी चीज़ को करने की कोशिश करना। इन्होंने कोशिश की कि रोक दें पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर को, सत्ता के स्थानांतरण को पीसफुल तरीके से। और ये कैसे किया इन्होंने? सीख करके ओवरटर्न करने को या पलट देने को या कैंसिल कर देने को 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के। इन्होंने कोशिश ये की कि कैसे भी करके इस रिजल्ट को मैं ओवरटर्न करवा दूं, मैं हारा हूं लेकिन मैं जीता हुआ बन जाऊं कैसे भी करके, है ना। तो ये इनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है। और ये आरोप कौन सा है, ये इलेक्शन कौन सा है? विच करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन वन। ये वही इलेक्शन है जिसको हाल में जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने जीता था 2020 में। चार्जेस आपका सब्जेक्ट है, स्टेम फ्रॉम इसकी वर्ब है, स्टेम फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, याद है ना। ही की वर्ब है सोट, ओवरटर्न करना यानी किसी चीज़ के फैसले को बिल्कुल जो है उल्टा करवाने की कोशिश करना, ओवरथ्रो करना। आप हारे हो लेकिन आप फिर भी जीतने को अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं जीता हूँ, है ना, ओवरटर्न कर रहे हो सरकारी फैसले को। जो बाइडन आपके सब्जेक्ट है, वन इनकी वर्ब है। कह रहे द फोर चार्जेस एट दिस जंक्चर इंक्लूड कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड, विटनेस टेम्परिंग, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग। तो ट्रंप के ऊपर 4 चार्जेस लगे हुए हैं। और वो चार्जेस क्या है? इस दोराहे पे, इस जंक्चर पे, इस मोड पे, टर्निंग पॉइंट पे कह रहे हैं वो चार्जेस एट दिस जंक्चर इंक्लूड, उनमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। पहला चार्ज है डिफ्रॉड करने की, कॉन्स्पिरेसी करना। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, डिफ्रॉड का मतलब है 420 करने की कोशिश की है ट्रंप नाम के इस आदमी ने। दूसरा चार्ज इन पे लगा विटनेस टेम्परिंग, विटनेस से छेड़छाड़ करना, उसको डराना, धमकाना, मैनिपुलेट करना अपने खिलाफ जो विटनेस है इनके। तीसरा कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, षड्यंत्र लगाया इन्होंने लोगों के राइट्स के अगेंस्ट, लोगों के अधिकारों के खिलाफ। और चौथा इन पर चार्ज लगाए रोक देने का काम, ऑब्स्ट्रक्ट कर देने का काम, या फिर एक अटेम्प्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट करने का, रोक देने की कोशिश है ऑफिशियल प्रोसीडिंग को, सरकारी किसी प्रोसेस को। तो ये 4 चार्जेस जो हैं ट्रंप नाम के आदमी जो है अभी इस पे झेल रहा है ना, जो अभी इनका नया इंडाइटमेंट हुआ है उसके अंदर। चार्जेस की वर्ब है इंक्लूड, चार्जेस की वर्ब है इंक्लूड, जंक्चर आप समझ गए, दोहराया तिराया, टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ में रोक लगाना, हिंड्रेंस, किसी चीज़ को समझ गए ना, रास्ते का रोड़ा बनना। कह रहे द ऑब्स्ट्रक्शन चार्जेस रिलेट टू द एक्शंस ऑफ मिस्टर ट्रंप ऑन January 6, 1921 when he is alleged to have incited a violent mob to march on Capitol building in Washington। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे जो ऑब्स्ट्रक्शन चार्जेस हैं, ऊपर 4 तरह के चार्ज लगे इन पे इस नए वाले केस में। तो जो चौथा चार्ज है ऑब्स्ट्रक्शन वाला यानी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने वाला, कह रहे ये चार्जेस जो है जुड़ा हुआ है उनके उन एक्शन से, उनकी उन हरकतों से मिस्टर ट्रंप की, जो उन्होंने की थी 6 जनवरी 2021 को। जब उन पे ऐसा आरोप लगाया जाता है, ही इज अलेज्ड, कि उन्होंने इंसाइट किया था, भड़काया था एक हिंसक भीड़ को, मॉब को, कि वो मार्च करे, कि वो हमला करे। मार्च करना है नहीं, हमला करना, कैपिटल बिल्डिंग्स पे, अमेरिका के संसद की जो है भवन पे, कैपिटल बिल्डिंग पे। और ये कहाँ पे? इन वाशिंगटन नाम के शहर में। अब ये सब कैसे? कह रहे ये सब ऐसे, इवन एज लॉ मेकर्स वर मीटिंग देयर टू सर्टिफाई द इलेक्शन रिजल्ट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। कह रहे यहाँ तक कि जब, इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, या यहाँ तक कि जब, कह रहे वहीं दूसरी तरफ जो लॉ मेकर्स हैं, अमेरिका के जो नेता मंत्री हैं, वो मीट कर रहे थे इसी बिल्डिंग्स के अंदर कि वो सर्टिफाई कर सके, अपना ठप्पा लगा सकें इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे, जैसा कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, कानून के द्वारा वहाँ पे जरूरी है। तो ये इनके ऊपर ये वाला आरोप लगा था कि कानूनी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, सभी सेनेटर्स मिल रहे थे, इलेक्शन रिजल्ट्स पे अपनी सर्टिफिकेशन दे रहे थे। इस बीच में ट्रंप ने भीड़ को उकसाया, भड़काया और बोला कि तुम जा करके हमला कर दो, इन सभी जो नेताओं को पकड़ लो या बिल्डिंग को जो है आप डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। इस तरह के इन्होंने कहना है ट्रंप के लिए, ऐसे जो है चार्जेस लगे हुए हैं। चार्जेस आपका सब्जेक्ट है, रिलेट इसकी वर्ब है, ही ट्रंप के लिए आया है, इसकी वर्ब है इज, ठीक है। अलेज्ड भी इसकी वर्ब भी मान सकते हैं पैसिव वॉइस में, ही इज अलेज्ड। लॉ मेकर्स की वर्ब है वर मीटिंग, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, सिंपल सेंटेंसेज है ना, कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। कह रहा है जी फिर मॉब ने क्या किया?
द मॉब ब्रोक बैरिकेड्स, vandalized congressional offices and property, injuring at least 140 law enforcement officers. कह रहे जो भीड़ आई थी ट्रंप के सपोर्ट में, इसने बैरिकेड्स तोड़ दिए, तोड़फोड़ मचा दी कांग्रेसनल ऑफिसेज में और प्रॉपर्टी में। कांग्रेसनल ऑफिसेज मतलब वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, पार्टी नहीं है वहाँ पे कोई कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। तो पार्लियामेंट के जो ऑफिस और प्रॉपर्टी है उसको मॉब ने तोड़ा, और ये सारा काम किया कम से कम 140 पुलिस वालों को घायल करते हुए, इंजर करते हुए। मॉब की दो वर्ब्स हैं। मॉब का मतलब आप समझते हैं हिंसक भीड़, पहली वर्ब है ब्रोक, दूसरी वर्ब है वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ना। हुलीगनिज्म भी बोलते हैं इसको, सैबोटाज भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करना भी बोलते हैं। वर्ब फॉर्म है वेंडलाइज। करें जी, अ वाइड रेंजिंग जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन हैज़ लेड टू द अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ मोर देन 1000 पीपल said to be involved in one of the worst attacks on the very heart of the US democracy. कह रहा है अब मॉब के साथ क्या हुआ, ट्रम्प को तो पकड़ लिया, मॉब का क्या हुआ जो जिस मॉब ने सारे काम किए थे। कह रहा है एक वाइड रेंजिंग इन्वेस्टिगेशन थी जस्टिस डिपार्टमेंट की, वहाँ की कोर्ट की। वाइड रेंजिंग मतलब बड़े स्केल की, बहुत बड़े लेवल की। कह रहा है वो लीड टू कर गई अरेस्ट की तरफ और प्रोसिक्यूशन की तरफ। अरेस्ट आप समझते हैं किसी को गिरफ्तार करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी पे केस चलाना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू करना। तो ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई कि अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन करवाया गया 1000 से भी ज़्यादा लोगों का। और ये कौन से लोग हैं भाई? 1000 लोग जो कहे जाते हैं कि वो इन्वॉल्व हैं, दे आर सेड टू बी इन्वॉल्व। और किसमें? आज तक के सबसे ख़राब अटैक्स में, वर्स्ट अटैक्स में जो हुए हैं बिल्कुल हार्ट पे, बिल्कुल दिल पे, अमेरिका की डेमोक्रेसी के, या यूँ कह दें अमेरिका की संसद पे। दिल है ना अमेरिका की डेमोक्रेसी का, क्या है? संसद, कांग्रेस, तो वहीं पे अटैक्स हुए थे। इन्वेस्टिगेशन इज योर सब्जेक्ट, हैज़ लेड इसकी वर्ब। पीपल किसी का सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, है ना। प्रोसिक्यूशन ऑफ पीपल, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पीपल। प्रोसिक्यूशन और समझ चुके होंगे आप, किसी पे कोर्ट केस चलाना इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। फिर क्या हुआ? कह रहा है जी, बियॉन्ड द चार्जेस इन द मोस्ट रिसेंट इंडाइटमेंट, मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो लाइकली टू बी स्लैप्ड विद चार्जेस इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया दिस मंथ। कह रहा है जी, इन सभी चार्जेस के बियॉन्ड जो अभी इनके ऊपर लगाए गए हैं, ये 3-4 तरह के चार्जेस, इनको अगर छोड़ दें, इनके पार चले जाएं, तो चौथी बार ट्रंप को फिर घसीटा जाएगा कोर्ट में इसी महीने। मिस्टर ट्रंप जो हैं वो लाइकली हैं, संभावित हैं कि वो स्लैप किए जाएंगे, जबरन लगाए जाएंगे उन पर चार्जेस। व्हेन यू स्लैप समथिंग ऑन समवन, आप उस चीज़ पे किसी चीज़ को इम्पोज करते हैं, लेवी करते हैं, है ना, किसी चार्ज को, किसी फाइन को, किसी पेनल्टी को। तो ट्रंप पे अब लगेंगे एक चार्जेस जॉर्जिया नाम के राज्य में, स्टेट में, अमेरिका की, इसी महीने दिस मंथ। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू हिज अटेम्प्ट्स इन कॉन्सर्ट विद अलाइज टू ओवरटर्न हिज 2020 इलेक्शन लॉस देयर। ये हैं जुड़े हुए उनकी उन कोशिशों से अपने अलाइज से इन कॉन्सर्ट विद होकर के, इन टेंडम होकर के, हाथ में हाथ मिला करके, जो थी ओवरटर्न करने की या उल्टा करने की 2020 के इलेक्शन की हार को वहाँ पे। तो जॉर्जिया स्टेट में ट्रंप पे ये चार्जेस लगेंगे कि अपने लोगों के साथ मिल करके इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को झुठलाने की कोशिश की, वो इलेक्शन जो ये हार चुके थे। ट्रंप की वर्ब है इस। तो ये चौथी बार, अब आपसे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बन जाए कि ट्रंप पे भैया चौथी बार कौन सा चार्ज लगेगा, या ट्रंप पे कितनी बार चार्ज लगने वाले हैं? तो चौथी बार चार्ज लगेगा जॉर्जिया में, और इस मामले पे लगने वाला है। 3 बार उस पर लग चुके हैं। एक बार लगा उन पे पॉर्न एक्ट्रेस को सरकारी पैसे दे करके चुप रहने का। दूसरी बार उन पे ये लगा कि उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने घर पे छुपा के रखे। तीसरी बार ये लगा कि कैपिटल बिल्डिंग पे उन्होंने हमला करवाया। चौथी बार जॉर्जिया में ये लगेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट को उन्होंने पलटने की कोशिश की। पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इन कॉन्सर्ट विद का मतलब होता है हाथ में हाथ मिला करके, इन क्लोज कोऑपरेशन या इन टेंडम विद। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ट्रंप का पूरा इसने कच्चा चिट्ठा आपको दे दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड में बताएगा ये सब होने से अमेरिका के समाज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कह रहा है जी, नॉट सरप्राइजिंगली मिस्टर ट्रंप हैज़ डिनाउंस्ड द इंडाइटमेंट एज एविडेंस ऑफ द करप्शन स्कैंडल एंड फेलियर ऑफ बाइडन व्हाइट हाउस, and his lawyer have attacked it as being the first time that the First Amendment has been criminalized। अब बता रहे ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। कह रहा है जी, बिल्कुल सरप्राइज नहीं है हमें, नॉट सरप्राइजिंगली, बिना किसी अचंभे के ट्रंप ने डिनाउंस किया है, ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है इस पूरे इंडाइटमेंट की, इस पूरे सरकारी जो है प्रोसीडिंग्स की जिसमें उसको इंडाइट किया जा रहा है। और कैसे की है? एविडेंस के तौर पे या सबूत के तौर पे, जो है करप्शन स्कैंडल और फेलियर का
बाइडन के वाइट हाउस का। ट्रंप ने यही बोला कि ये सब जो बाइडन करता है ना गलत काम, उसका जो है फल मैं भुगत रहा हूँ। बाइडन करप्शन करता है, स्कैंडल करता है, उसका वाइट हाउस फेलियर में जा रहा है, इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ा है। ऐसे ट्रंप ने इस पूरे मामले को क्रिटिसाइज़ किया। और ट्रंप के जो लॉयर्स हैं उन्होंने अटैक किया है इस पूरे इंडाइटमेंट को, और कैसे होते हुए इस चीज़ को कि ये पहली दफ़ा है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन जो है फर्स्ट अमेंडमेंट, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उसे एज ए क्रिमिनल पेंट किया जा रहा है। अब फर्स्ट अमेंडमेंट देख लेना गूगल पे, क्या है इनका फर्स्ट अमेंडमेंट। शायद फर्स्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे अभिव्यक्ति का अधिकार या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इनके लॉयर्स यही बोल रहे हैं कि ट्रंप की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उनको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको क्रिमिनल बना के छोड़ दिया है। ट्रंप की वर्ब है हैज़ डिनाउंस करना किसी चीज़ को, वही करना है ना, क्रिटिसाइज करना। लॉयर्स की वर्ब है हैव अटैक्ड फर्स्ट अमेंडमेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज, पैसिव वॉइस में। चलिए सिंपल सेंटेंस कह रहा है जी आगे, US politics is already shifting gear as it enters the deep end of the 2024 presidential election cycle। अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो पहले से ही शिफ्ट कर रही है गियर को, एक नया गियर में आ रही है। जैसे ही एंटर करती है उस डीप एंड को, उस गहरे किनारे को, जो है 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल का। 2024 में वहाँ पे फिर से चुनाव होने वाले हैं, शुरू होने वाला है 2024, आखिरी जो है इनका, अभी जो प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल का आखिरी वक्त है। तो ये शिफ्ट गियर कर रही है, अब एक नए गियर में, एक नए जो है रूप में अमेरिका की पॉलिटिक्स आ रही है। US पॉलिटिक्स की वर्ब है इज शिफ्टिंग, इट की वर्ब है एंटर्स। इट आया पॉलिटिक्स के लिए। याद रखें पॉलिटिक्स के पीछे एस लगा हुआ है। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं पीछे एस लेते हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। एड्स, रिकेट्स, मम्प्स, ड्रॉट्स, शैम्बल्स, है ना, नाउन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है। इनके पीछे एस देख करके इनको प्लूरल मत समझ लेना। पॉलिटिक्स के लिए हमने इट नाम के सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ किया है। कह रहे मिस्टर ट्रंप लीड्स बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन द कोहर्ट ऑफ एटलीस्ट 14 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स सीकिंग देयर पार्टीज नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन। ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट मार्जिन को, जो है कोहर्ट का, ग्रुप का, कम से कम 14 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स का, जो सीख करते हैं अपनी पार्टी से नॉमिनेशन को इलेक्शन के लिए। तो 14 MLA जो है इनके पास ज़्यादा हैं। अगर ट्रंप की पार्टी में 3 लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, टिकट चाहिए उनको, पहले के पास अगर 10 MLA, दूसरे के पास 15 है, तीसरे के पास 20 हैं, तो तीसरे वाले से चौथा 14 ज़्यादा इनके पास है ना। ऐसा मार्जिन इनके पास बना हुआ है 14 MLAs का या रिपब्लिकन कैंडिडेट MPs का। अपने यहाँ मतलब वो बोल देते हैं MP बोल देते हैं, वहाँ पे सेनेटर हो जाता है। ट्रंप की वर्ब है लीड्स, कोहर्ट आप समझ चुके हैं, ग्रुप। चलिए इसका मतलब ये है कि ट्रंप को टिकट मिलना लगभग तय है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट की। कह रहे सम लीगल एक्सपर्ट्स से दैट इवन इफ ही इज फाउंड गिल्टी इन वन ऑफ मोर ऑफ द इंडाइटमेंट केसेस देयर इज नथिंग इन द US कॉन्स्टिट्यूशन दैट बार्स हिम फॉर कंटेस्टिंग 2024 इलेक्शन। कह रहे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये भी करते हैं दैट वो ये, अगर वो पाया भी जाता है गिल्टी, ट्रंप के ऊपर सारे आरोप प्रूव भी हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा केसेस में, इंडाइटमेंट के केसेस में, फिर भी कोई भी चीज़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग जो US के कॉन्स्टिट्यूशन में हो जो उसको बार करे 2024 के इलेक्शन को लड़ने से। तो मान लो ये अपराधी बन भी गए, शायद जेल भी चले गए, तो भी ये जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स को यही इसी चीज़ का डर है। एक्सपर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, से इसकी वर्ब है, ही की वर्ब है इज़ फाउंड, नथिंग की वर्ब है इज़, देर से क्लोज शुरू हुआ है, नथिंग सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया है, दैट की वर्ब है बार्स। कह रहा है जी दिस कुड लीड टू द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ द US being led by a convicted president or a president who governs from a prison, if not a president who takes office and then has all of his conviction dismissed। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, लीड टू कर सकती है उस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की तरफ, उस अभूतपूर्व सिचुएशन की तरफ, जो है अमेरिका के होने की अगुवाई में एक कॉन्विक्टेड प्रेसिडेंट के द्वारा, एक ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा जिस पे कॉन्विक्शन हो चुका है, जिसके चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, जो अपराधी है, या फिर एक ऐसे प्रेसिडेंट के द्वारा जो गवर्न करता है, चलाता है प्रिजन से यानी जेल से पूरे देश को। अगर ये ना भी हो, इफ़ नॉट, ये वाला किस्सा केस ना भी हो, और कौन सा केस, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो टेक करता है ऑफिस को, जो अपना इलेक्शन जीत के ऑफिस में बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, और फिर हैज़ ऑल हिज कॉन्विक्शन डिसमिस्ड, सारे अपने कॉन्विक्शंस को डिसमिस करवाता है, सारे अपने आरोपों को ख़त्म करवाता है।
तो अमेरिका में प्रेसिडेंट को जो है ना इम्यूनिटी मिली हुई है कि आपको जेल में नहीं डाल सकते। तो अगर ट्रंप को जेल वेल में डाला और ये जेल से जीत गए तो फिर ये प्रेसिडेंट की कुर्सी बैठेंगे और कुर्सी बैठते ही बोलेंगे मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे सारे कन्विक्शंस को हटा दो। कह रहा बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है, कैसे दुनिया कैसे देखेगी इस पूरे इलेक्शन को। ऐसा प्रेसिडेंट जिस पे जो मतलब गुनहगार है प्रूव हो चुका है, या ऐसा प्रेसिडेंट जो जेल से अमेरिका चलाएगा, या ऐसा प्रेसिडेंट जो जेल से निकलेगा फिर कुर्सी पे बैठेगा और फिर से अपने सारे चार्जेस को डिसमिस करवा देगा, ख़त्म करवा देगा। चलिए, दिस की वर्ब है कुड लीड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, ऐसा जो पहले हुआ ही नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हु आया प्रेसिडेंट के लिए, हु की वर्ब है गवर्न्स, हु की वर्ब है टेक्स, और तीसरी वर्ब है हैज़। चलिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हैज़ हिज कॉन्विक्शन डिसमिस्ड। इस कॉन्सेप्ट को अपने अभी करेंगे 2 मिनट में, है ना। पहले अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ब का ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। आगे ये कह रहा है जी, द बिजारनेस ऑफ दिस सिनेरियो इज ओनली एक्सीडेड बाय द एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑफ द यूएस इलेक्टोरेट। कह रहा है जो विचित्रपना है, जो बिजारनेस है इस पूरे सिनेरियो की, ये सिर्फ बढ़ती ही है, एक्सीड ही होती है उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से, जो है अमेरिका के इलेक्टोरेट का, वहाँ के वोटर्स का। और कहाँ पे, अक्रॉस द लिबरल कंजर्वेटिव स्पेक्ट्रम ऑन अ वैरायटी ऑफ क्रिटिकल इश्यूज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकॉनमी। ये सारा का सारा जो पोलराइजेशन है वहाँ के वोटर्स का, इलेक्टोरेट का, वो पूरे के पूरे कंजर्वेटिव स्पेक्ट्रम पे है। लिबरल कंजर्वेटिव के पूरे स्पेक्ट्रम या रेंज पे है। कुछ लोग लिबरल हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव हैं, तो बीच के भी हैं कुछ लोग। तो ऐसे स्पेक्ट्रम में उनका पोलराइजेशन हुआ है। और ये पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण हुआ है बहुत सारे इश्यूज़ पे, क्रिटिकल इश्यूज़ पे, जिसमें ये वाला मुद्दा भी शामिल है कि सरकार का इकोनॉमी में क्या रोल होना चाहिए। और मुद्दा दूसरा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड राइट्स। वहाँ पे सिविल राइट्स, वहाँ पे आपके सिविल राइट्स और रिप्रोडक्टिव राइट्स कैसे हैं, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, है ना। कुछ स्टेट्स में लीगल है, कुछ में इलीगल है। फिर इमिग्रेशन पे है, लोगों को बाहर से बुलाने पे। फॉरेन पॉलिसी पे है, किस कंट्री से कैसा बर्ताव करना है, एंड मच मोर, और भी ज़्यादा। इन सब मामलों पे अमेरिका का समाज बटा हुआ है, आज ध्रुवीकृत हो चुका है। समझ गए सेंटेंस को? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं, आसान लग रहा है ये सब चीज़ें मुझे, तो मुझे आपको फास्ट प्रोसेस करवाने को, जो प्रोसेस है वो सिखाना चाहता हूँ मैं। आप हर चीज़ को फास्ट भी पढ़ना सीखो जब आसान हो चीज़ें। बिजारनेस मतलब विचित्रता, पेक्युलरिटी या स्ट्रेंजनेस, इसकी वर्ब है इज। इट इज़ एक्सीडेड या इट इज़, इस चीज़ को एक्सीड किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, रिप्रोडक्टिव बता दिया मैंने आपको, रिलेटिंग टू चाइल्ड रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, अबॉर्शन करना, इन सब चीज़ों पे बड़े वहाँ पे झगड़े हैं अमेरिका में, अबॉर्शन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। कह रहा है जी, अनलेस बाई पार्टिशनशिप somehow gains a foothold in this deeply conflicted polity, there is a real risk that US exceptionalism may soon be a thing of past। कह रहा है जी, अगर ऐसा ना हो, अनलेस, और कैसा, बाई पार्टीशनशिप जो है, दो पार्टियों का जो रूल है, जिसमें कुछ लोग लिबरल होंगे, कुछ लोग डेमोक्रेट होंगे, कुछ लोग कंजर्वेटिव होंगे। कह रहा है ये किसी तरीके से गेन ना करे फुट होल्ड को, ये अपना अधिकार क्षेत्र ना जमाए, ये जो है अपना ग्रिप ना बना सके। कह रहा अगर ऐसा नहीं हुआ ना, इस डीपली कॉन्फ्लिक्टेड पॉलिटी में, इस बहुत ज़्यादा झगड़े वाली राजनीति में, कह रहा अगर ये ना हो तो फिर एक बड़ा रिस्क है वहाँ पे, बड़ा डेंजर है कि यूएस का जो एक्सेप्शनलिज्म है वो जल्दी ही एक थिंग ऑफ पास्ट हो जाए। एक्सेप्शनलिज्म क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप नेट पे पढ़ें, गूगल पे, अमेरिका की राजनीति से रिलेटेड है। यहाँ मैं समझाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। बड़ा अच्छा चीज़ है ये, इसी की वजह से अमेरिका की राजनीति आज भी चल रही है पिछले 200 सालों से। कह रहा है अगर ऐसा ना हुआ कि बाई पार्टीशनशिप ने फिर से फुटहोल्ड ना लिया, दो पार्टियों के राज ने फिर से वहाँ पे ग्रिप ना बनाई, तो फिर एक रिस्क है कि अमेरिका का ये जो स्पेशल फीचर है वहाँ की डेमोक्रेसी का, ये जल्दी ही एक भूतकाल की बात हो जाएगी, ये चीज़ पास्ट में रह जाएगी। बाई पार्टीशनशिप आप समझ गए हैं, इसकी वर्ब है गेंस। इसका मतलब होता है चुनावी जो प्रतिद्वंदी हैं वो मिल करके रहें, चुनाव के बाद वो है सबके सब डेमोक्रेसी में विश्वास रखें, यही होती है बाई पार्टीशनशिप। मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग हैं, लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में हम दोनों अमेरिका के नागरिक हैं। रिस्क की वर्ब है इस, एक्सेप्शनलिज्म की वर्ब है मे बी। चलिए, फुट होल्ड आपने देख लिया, आपकी ग्रिप को बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं ये वाला, अनलेस अनटिल वाला। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। इन तीनों वर्ड्स के बाद में ना आ रहा है, या इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग में ना आ रहा है, इसलिए इनके साथ में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लगाना है इनके बाद।
इनके बाद नॉट वाला सेंटेंस आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि इनमें ऑलरेडी नॉट लग चुका है। प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं। अनलेस द इन्फ्लेशन डजेंट राइज द आरबीआई विल डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन्फ्लेशन राइज नहीं होता है, अगर महंगाई नहीं बढ़ती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे अनलेस लग चुका है, अगर ऐसा ना हो यहाँ पे मीनिंग आ चुका है, तो इन्फ्लेशन के बाद में डजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखें राइजेस। समझ गए ना वाला फीलिंग आपको ऑलरेडी अनलेस ने दे दिया है, तो फिर नॉट यहाँ पे दूसरी दफ़ा मत लगाओ, यही बताना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में। द आरबीआई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स अंटिल द इन्फ्लेशन डजेंट स्लो डाउन। आरबीआई जारी रखेगा इन्फ्लेशन रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते जाना जब तक ऐसा ना हो, अंटिल, जब तक ऐसा ना हो, और क्या, इन्फ्लेशन स्लो डाउन ना कर जाए, इन्फ्लेशन धीमा ना हो जाए। तो डजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डजेंट को निकाल दो, यहाँ लिख दो स्लोज डाउन। समझ गए कॉन्सेप्ट? चलो आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है, अब लास्ट पे आ जाओ। द आरबीआई वॉचेज ओवर द लिक्विडिटी लेस द इन्फ्लेशन डजेंट करोड द इकॉनमी। आरबीआई जो है वॉच ओवर करता है, ध्यान देता है लिक्विडिटी पे, नकदी पे, बाजार के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन जो है इकॉनमी को करोड़ कर दे, अर्थव्यवस्था को खा जाए। इस डर के मारे आरबीआई जो है वॉच ओवर करता है। कहीं ऐसा ना हो, डजेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे इन्फ्लेशन करोड्स। और याद ये रखना है कि लेस जो है अपने साथ में शुड और वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है, तो यहाँ पे करोड्स भी गलत हो जाएगा। नोट निकालने के बाद में आपको यहाँ पे शुड करोड़ लिखना चाहिए, ठीक है, शुड करोड़ लिखना चाहिए। लेस के साथ में ये झंझट है बस, है ना। याद रखेंगे ये शुड जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन लेस के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म तो आएगी ही आएगी। इन्फ्लेशन के साथ में आप करोड़ ही लिखने वाले हैं। मान लीजिए आप शुड का इस्तेमाल ना भी करें, जो कि आपको अलाउड है, लेस्ट के साथ में चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। अगर आप ना भी करें ना, तो भी आपको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये शुड अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपने इसको सिर्फ साइलेंट रखा है, वर्ब की बेस फॉर्म को, ये अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को जरूरी। चलिए पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट आज आपको नहीं करवाएंगे, क्लास लंबी हो रही है काफ़ी, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी से अपना क्विज देख लो, फटाफट से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पैसेज के हिसाब से सबसे बड़ा कंसर्न क्या है प्रेसिडेंट पे बार बार कोर्ट में को घसीटे जाने का या उन पे कोई चार्जेस लगने का? तो कंसर्न आपको बताना है। 4 कंसर्न्स बताए गए हैं, हिंदी में मीनिंग निकालो। फर्स्ट कमेंट में मैंने अपना कंसर्न वाला आंसर लिख दिया है, मेरे वाले से मैच कर लेना। खुद से दिमाग लगाना है इस पर। कौन सा पोटेंशियल सिनेरियो ऐसा है जो पैसेज डिस्क्राइब करता है डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के? तो कई सारी चीज़ें इसने आपको बताई थी। ट्रंप अगर जीत गए, जेल चले गए, वहाँ से आ गए वापस, फिर उसने अपने चार्जेस को ख़त्म कर दिया। तो इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है ट्रंप को लेकर के बड़ा कंसर्न करने वाला है? बड़ा अजीब सा सिनेरियो है ट्रंप के इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। एक बार चारों मीनिंग निकाल लोगे ना इन वर्ड्स के, चारों के ऑल्टरनेटिव्स के, आपका आंसर निकल आएगा। थर्ड में आपसे फ्रेजल वर्ब पूछिए, स्टेम फ्रॉम, इसका क्या मीनिंग होता है? चौथे में कोहर्ट वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है ना, मेरे ख्याल से आता ही होगा, देखते ही पता लगा दोगे अब। पांचवें में आपसे वन वर्ड पूछा है, प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ किया जाता है, उस एक्ट को क्या बोलते हैं? 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी अनलेस की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिलेगी कॉजेटिव वर्ब गेट की वजह से। कॉजेटिव मैंने आपको आज करवाई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को आती है, बेसिक्स में वो हो चुकी है। कोशिश करना इसको अगर आप आंसर कर सके तो। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हुए हैं। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले मुझे ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल, है ना। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।